बाद में अपलोड करके देखना है। तो मैग्नेटाइजेशन की मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल आपको पता है, डायपोल का मीनिंग होता है टू पोल्स होने चाहिए और मैग्नेटिक क्या होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट इज ऑलवेज एक्ट एज ए मैग्नेटिक डायपोल। डायपोल का मतलब होता है दो पोल चाहिए। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें और एक डेफिनेशन देखनी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी हम बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, द, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस पर यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक तरीके से हम भी बोल सकते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, फोर्स अपॉन चार्ज था। ठीक है, यहाँ पर भी एक अलग तरीके से डेफिनेशन हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, बी इज इक्वल टू एफ बाय यम लिख सकते हैं। मतलब बी इज इक्वल टू, बी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एफ बाय यम। यम क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे चार्ज की जगह क्या आएगी, पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ और साउथ पोल स्ट्रेंथ। इस तरह से हम लिख सकते हैं दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखना है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। शायद मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह सब पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में, यस और नो, कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी लिखा था कि नहीं। हाँ, तो फिर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्ट अभी डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक डेफिनेशन तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू इट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये बेसिक डेफिनेशन है, मैं एक बार बाद में रिपीट कर दूंगा पूरी डेफिनेशन। हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोलेनाइड, या फिर हम बोल सकते हैं सर्कुलर सोलेनाइड एज अ, बुक है ना किसी के पास, हाँ तो उसमें हेडिंग देखो क्या है, सोलेनाइड एज अ बार मैग्नेटिक, बार मैग्नेट एज सोलेनाइड। मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, हाँ, बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनाइड। तो सोलेनाइड एज अ मैग्नेटिक डायपोल, तो बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनाइड। अब बार मैग्नेट एक डायपोल होता है, मैग्नेटिक डायपोल होता है, मैंने पहले बोल दिया था, क्योंकि उसके ऊपर दोनों होते हैं, नॉर्थ भी होता है और साउथ भी होता है, इसलिए वो पहले से हम बोल सकते हैं उसको कि वो मैग्नेटिक डायपोल है। तो हमें क्या करना है, उसका डेरिवेशन निकालना है कि जो भी हमारा सोलेनाइड से जो इक्वेशन मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वो नियर अबाउट जो अपीयरेंस रहेगा उसका, तो वो किसकी तरह दिखना चाहिए, डायपोल इक्वेशन की तरह दिखना चाहिए। एक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इक्वेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल का, एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज था, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन थे। तो ये दिस टू चार्जेस आर एक्ट एज अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी इक्वेशन, ऑन एक्सिस एंड एट इक्वेटोरियल प्लेन। एक एक्सिस पे था और एक इक्वेटोरियल प्लेन पे था। आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल से मिलती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जाती है। आर मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो ये आपने इक्विवेलेंस देखा था कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट भी एक्ट एज मैग्नेटिक डायपोल, तो उसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन एक्सिस, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ही रहेगी। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई इक्वेशन हमें सोलेनाइड के लिए मिल जाता है, तो वी कैन से दैट द इक्विवेलेंट सोलेनाइड विल बी एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट एक्ट एज इक्विवेलेंट सोलेनाइड। मतलब क्या है इसका, कि हम अगर सोलेनाइड की कंसिडरेशन लेते हैं, तो सोलेनाइड से जो भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी वो किसकी तरह होगी, बार मैग्नेट की तरह होगी। बस इतना ही इसका मीनिंग है। तो हमें सिर्फ इक्वेशन लाना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम इक्वेशन निकालेंगे फाइनली, दैट मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर मिलता है तो हम बोल सकते हैं वो डायपोल की तरह काम करेगा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं पहले।
हाउ द सोलेनोइड इज, हमें पता है सोलेनोइड इस तरह से होगा। अब ये मैंने क्यों निकाला है, ये सिलेंडर है बट इसके ऊपर क्या है, कॉइल वाउंड है, ये समझ लीजिएगा, ये पाइप नहीं है। क्लियर और नॉट? हाँ ये पाइप नहीं है, मैंने निकाला है, बट ये कैसे है, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स वाले है, ऐसे टर्न्स रहेंगे इसके ऊपर ये। ठीक है, तो वाउंड किए हुए, तो ये सोलेनोइड है एक्चुअली, तो सिलेंडर की तरह दिखता है सोलेनोइड। तो ये सोलेनोइड हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ सेंटर, तो ये माइनस एल हो जाएगा और ये प्लस एल हो जाएगा, सेंटर से इधर माइनस एल, इधर प्लस एल। अब मैं यहाँ पे एक सिंबल डिफाइन करता हूँ, दैट इज स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से क्या आएगा, स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन, एन हम मान लेते हैं कि एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अपॉन टोटल लेंथ कितनी आएगी, माइनस एल टू एल तक। टोटल लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, 2l, तो ये हो जाएगी 2l। तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितने मिलेंगे, स्मॉल एन इंटू 2l, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पता है तो हम नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये ओरिजिन है, अब किसी एक पॉइंट को कंसीडर करना है, सपोज दिस इज द पॉइंट पी एट विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनोइड। तो सोलेनोइड हमेशा सेंटर से पकड़ते हैं हम, डायपोल है इसलिए। अब क्या करना है, इसके निकालने के लिए हम पहले छोटा सा टुकड़ा लेंगे उसका एलिमेंट, उस एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो सभी का एडिशन हो जाएगा। तो मैं आई विल कंसीडर एट डिस्टेंस एक्स, सपोज कुछ एक्स डिस्टेंस पे कुछ एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, सपोज दिस इज द एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल एलिमेंट है जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, dn नंबर ऑफ टर्न्स, dn मतलब स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, टोटल नंबर कितने n है, उसमें से कितने dn नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर है, इसकी विड्थ कितनी है या फिर लेंथ कितनी है, dx है, इतनी सी विड्थ है dx में। ठीक है, एट डिस्टेंस x है, और हम सेंटर से पकड़ लेते हैं पॉइंट p कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। अब ये मान लेते हैं कि रेडियस कितनी है इसकी सोलेनोइड की, ये है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, माइक ऑन करो, सिंपल सी बात है। हमने एक इक्वेशन देखा था मैग्नेटिक फील्ड, बायर सावर्ट लॉ में एप्लीकेशन देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड एट अ सेंटर, देखा था कि नहीं? हाँ, तो उसमें हमने देखा था कि सर्कुलर लूप, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, हमने कुछ देखा था इस तरह से। ठीक है, तो वही हमें थोड़ा सा इसके बारे में देखना है। अब मुझे बताओ एक्चुअली सोलेनोइड क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स है, यस और नो? एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, ऐसे ये नंबर ऑफ लूप्स है उसके अंदर। तो हमें एक का पता है इक्वेशन, तो वही हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, एन के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, तो अब देखो इस एलिमेंट से निकाल देते हैं, इस एलिमेंट से कितनी दूरी पे आएगा पॉइंट पे, आर माइनस एक्स, बराबर है। ठीक है, अब मुझे एक बताओ आप, जो हमने ये सर्कुलर लूप लिया था, यहाँ पे एक्सएल पॉइंट लिया था, एक्स डिस्टेंस पे, बराबर है, ये आपकी रेडियस थी ए, और ये था आपका आर था, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। अब यहाँ पे एक्स की जगह कौन आया है, अगर मैं इस लूप को ऐसे नंबर ऑफ लूप्स कर देता हूँ तो क्या बनेगा, ये सोलेनोइड बनेगा, यस और नो? माइक ऑन रखो। हाँ, अब ये डिस्टेंस एक्स पकड़ता हूँ तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कौन सा है, आर पकड़ लिया है, बराबर है। अब लेकिन हमें किसकी वजह से निकालना है, इस dx एलिमेंट की वजह से निकालना है, जो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे सेंटर से, ये कितनी दूरी पे है, पॉइंट पे कितनी दूरी पे है वहां से, r माइनस एक्स। तो इसका इक्वेशन क्या आया था एक्सियल के लिए, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू जीरो, हाँ पता है आपको, हम्म, एन आई, एन आई, पहले वाला देखो बायर सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन, पाई ए स्क्वायर होगा यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे पाई ए स्क्वायर की जगह, तो यहाँ पे
तो डायरेक्ट इक्वेशन बता दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 था, बराबर है। और यहाँ पे कितना था, म्यू जीरो एन आई पाई ए स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या था, 2 पाई, बराबर है। अभी देख लो एक बार। अगर ऐसा भी हो सकता है पाई पाई ना हो वहां पे, देखो इक्वेशन लिखा है आपके पास, डेरिवेशन। आप आपके पास एक इक्वेशन मैंने बताया था कि जो हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिया था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी निकाली थी ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। उसका इक्वेशन क्या था? हाँ आई एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, बराबर है, ये था। हाँ, ये देखो यहाँ पे मैंने n लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, वहां पे n की वैल्यू 1 थी इसलिए हमारा नंबर ऑफ टर्न्स 1 आया था। तो मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये अब देखो, अभी म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये था। हाँ, अब क्या करना है, उसी को हमें थोड़ा सा अभी मॉडिफाई करना है। ये किसकी वजह से था? सिंगल लूप की वजह से। अभी यहाँ पे हमारे कितने टर्न्स है? ये नंबर ऑफ टर्न्स है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हम यहाँ से डीबी निकालेंगे। डीबी क्या होगी? देखो डीबी क्या होगी, यही एक लूप की वजह से कितना होगा, म्यू आई ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे dx जो एलिमेंट है वहां से डिस्टेंस कितना है पॉइंट p का, r माइनस एक्स, दिख रहा है, बराबर है। तो r माइनस एक्स प्लस रेडियस स्क्वायर, ये हमारी रेडियस थी यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, बराबर है। अब ये किसकी वजह से हुई, सिंगल टर्न की वजह से। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स आती है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से, बराबर है। हाँ, लेकिन हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, पूरे टर्न से नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे dn टर्न से। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, dn से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? तो ये जो डीबी फील्ड तैयार हुई वो किसकी वजह से तैयार हुई, dx एलिमेंट से एट पॉइंट p विच इज अ डिस्टेंस r माइनस एक्स फ्रॉम द पॉइंट p। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से, स्मॉल जो एलिमेंट हमने लिया था उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट p पे तैयार हुई, कितनी है, म्यू जीरो आई ए स्क्वायर डी एन अपॉन 2 r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो हम यहाँ पे dn की वैल्यू लिख लेते हैं। व्हाट इज dn, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू निकाली थी, देखो दिख रही है आपको n, कैपिटल N दिख रहा है, हाँ कैपिटल N दिख रहा है, कितना है, n2l है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वही रहेगा। अब मुझे बोला dn एलिमेंट कितने एलिमेंट में है, कितनी विड्थ है उस एलिमेंट की, dn वाली की विड्थ कितनी है, dx है। लेंथ देखो ना, ये लेंथ कितनी है dx, तो dx से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे dn। तो dn इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है आपकी dx वाली, तो n इंटू dx होगा। तो वहां पे हम पुट कर देते हैं, लेट db इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर n dx अपॉन 2 r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, ये r माइनस एक्स कहाँ से आया, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम द एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे था, r x डिस्टेंस पे था, और पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था, r पे था।
तो पॉइंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे आएगा, r माइनस एक्स डिस्टेंस पे आएगा, तो ये एक डिस्टेंस था। और a स्क्वायर क्या थी, रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। अब हमें ये टोटल निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहां से, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट पूरे ऐड कर दो, कहां से कहां तक, एक एंड से दूसरे एंड तक, बराबर है। तो टोटल फील्ड एट P क्या रहेगी, सपोज B, इंटीग्रेट करेंगे dB को, बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं। ये dB क्या है, स्मॉल फील्ड ड्यू टू dn एलिमेंट, dn नंबर ऑफ टर्न्स हमें निकालने टोटल सोलिनोइड की वजह से, तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक बताओ, -L टू +L। बात समझ में आई। देखो इंटीग्रेशन, एक एंड से दूसरे, एक एंड कहां पे है, -L पे है, दूसरा एंड कहां पे है, +L पे। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो ये हो गया। अब इसको हम डाल देते हैं इस इक्वेशन को, डीबी का इक्वेशन, -L टू L कौन सा है, μ0 I a स्क्वायर n dx अपॉन 2 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब इसमें से हमें कुछ देखना है, क्या यहाँ पे μ0 चेंज हो रहा है, ना करंट चेंज हो रहा है, ना रेडियस ऑफ द सोलेनोइड चेंज हो रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, dx एलिमेंट, dx कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, मतलब हमें पूरे टोटल सोलेनोइड के लिए निकालनी है। तो इंटीग्रेशन में क्या जाएगा, सिर्फ dx जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट बाहर निकलेंगे। देखो निकाल लेते हैं। तो b इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, μ0 I a स्क्वायर n अपॉन 2 r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx -L टू L। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा बताओ, x आएगा, बराबर है। हाँ, तो अब क्या होगा, b इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लिख लेते, μ0 I a स्क्वायर n अपॉन 2, μ0 I a स्क्वायर n अपॉन 2, यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब ये कितना हो जाएगा, x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, कहां से कहां तक, -L टू +L। बात समझ में आई, दिख रहा है। हाँ, अब आगे जाते हैं, देखो क्या होगा आगे। अब देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू, पहले कंडीशन लिख लेते हैं, here r is the distance from the center of the solenoid which is very very larger than x as well as a, r is very 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 greater than x and r is very 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 greater than a। ये कंडीशन समझ में आई कैसे आई। हमने क्या किया था, रेडियस ऑफ द सोलेनोइड बता रहा हूं। अब देखो सेंटर से जो पॉइंट P था वो r डिस्टेंस पे था, किसके सेंटर से, सोलेनोइड के सेंटर से, ठीक है। अब माइक ऑन रखो रिस्पांस देने के लिए, समझ में नहीं आया तो। हाँ, अब देखो मैंने एक एलिमेंट लिया था सेंटर से, dn नंबर ऑफ टर्न्स वाला, dx विड्थ का एक एलिमेंट लिया था x डिस्टेंस पे, जो बहुत नजदीक था सेंटर के, कहाँ पे था, बहुत नजदीक था। और r क्या था, सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस था। तो मुझे बताओ वो dx एलिमेंट बहुत नजदीक था सेंटर से, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x होगा। दिस x इज वेरी वेरी लेस देन r, या फिर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। और देखिए रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, रेडियस ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड बहुत बड़ा नहीं होता है, ऐसे गोल नंबर ऑफ टर्न, छोटा सा होता है। तो ये जो a रहेगी रेडियस, रेडियस ऑफ द सोलेनोइड इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अगर वो स्मॉल होता है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट। तो वी कैन निग्लेक्ट क्या हो जाएगा मग, r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज टू द पावर 3/2 का हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ। x निग्लेक्ट कर दो, a निग्लेक्ट कर दो, बचा क्या है, r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 कितना आएगा, r क्यूब, ठीक है।
तो ये हो गया इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे डाल देते। तो बी नियर अबाउट कितनी आएगी, म्यू जीरो आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2r क्यूब। बस समझ में आई? ओके, अब यहाँ पे लिमिट हमारी लेना रहेगा, x माइनस एल टू प्लस एल था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट एल था माइनस माइनस एल, कितना हो जाएगा ये, एल माइनस माइनस एल, टू, हाँ 2l, तो यहाँ पे लिख लेते। तो b कितना हुआ हमारा, म्यू जीरो आई ए स्क्वायर एन इंटू 2l अपॉन 2r क्यूब। अब हम इसको थोड़ा सा, मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट यम हमने पढ़ा था लास्ट इसमें टॉर्क में, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, याद आ रहा है? हाँ, एन आई ए, ठीक है। अब देखो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। मुझे बताओ ये जो मैंने ब्रैकेट किया हुआ है यहाँ पे एन इंटू 2l, और ये देखो यहाँ पे एन इंटू 2l किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई ए स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, डिवाइड बाय, अब देखो मैं क्या थोड़ी अरेंजमेंट करता हूँ इसको, आर क्यूब, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, या फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, देखो क्या होगा। तो अगर मैं कर देता इस तरह से, तो म्यू जीरो आई, तो यहाँ पे एन लिख लेता हूँ पहले, एन आई 2 पाई ए स्क्वायर, कितना होगा, 2 पाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखो क्या होगा। अब अगर मैं उसको अरेंजमेंट क्या की है, जस्ट बी मल्टीप्लाइड व्हाट 2 पाई एंड डिवाइड बाय 2 पाई, तो इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं कि ताकि हमें एरिया का मिल जाए। तो बी क्या मिलेगा आपको, म्यू जीरो एन आई 2, अब मुझे बताओ पाई ए स्क्वायर, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, बराबर है, तो पाई ए स्क्वायर क्या होगा, एरिया, ओके, तो हाँ म्यू जीरो, अब देखो म्यू जीरो 2 एन आई पाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। अब देखो व्हाट इज एन आई ए, व्हाट इज एन आई ए, अभी तो लिखा था मैंने ब्लैक बोर्ड पे, यम, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम लिख सकते हैं, उसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे म्यू जीरो 2 यम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, दिस म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट, यस और नो? हाँ, तो मुझे बताओ अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आर क्यूब मिला, देखो ना, बी नीचे देखो आर क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हुआ। अब जो 2m था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन या फिर मैग्नेटिक डायपोल का जो इक्वेशन होता है वो भी यही होता है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ये किसका इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट का है, किसका है ये, बार मैग्नेट का इक्वेशन है ये। और सोलेनेट का भी इक्वेशन क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है, बार मैग्नेट डायपोल होता है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, क्या होता है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, यही इक्वेशन होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक इक्वेशन देखा था, क्या देखा था, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 2 p अपॉन
आर क्यूब। याद आ रहा है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस के लिए? ये हमने देखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। अब ये किसका था? इलेक्ट्रिक। अब अगर कनेक्शन करते हैं तो देखो ये कांस्टेंट है, ये किसका कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। कांस्टेंट कांस्टेंट रिप्लेस हो गया। ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट थी, ये कौन सी आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। बात समझ में आ रही है कुछ? यस और नो? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये था 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सब बारे में बोल रहा हूं मैं, डायपोल की वजह से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप रिस्पॉन्स देते जाओ ताकि मैं आगे बढ़ू फटाफट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन हम देखते हैं किसका, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। अगर यहाँ पे 1/4πε0 था, ये कांस्टेंट वहां का था, ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट μ0/4π। वहां पे P था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट थी, यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आनी चाहिए, आ गई। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था डायपोल की वजह से, यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है मैग्नेटिक डायपोल की वजह से, मतलब वो सोलेनोइड की वजह से जो हमारा इक्वेशन मिल रहा है आर क्यूब मिल रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन आया था डायपोल के लिए, वो नियर अबाउट सेम एनालॉगस है किसके? मैग्नेटिक फील्ड। ओनली क्या चेंज हुआ है? पैरामीटर चेंज हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरामीटर मैग्नेटिक फील्ड बन गए। वो तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा मैग्नेटिक में, तो मैग्नेटिक का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन जो हम अगर नेचर देखते हैं इक्वेशन का, तो इक्वेशन का नेचर नियर अबाउट सेम दिख रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये जो डायपोल के लिए ये शो करता है, तो ये भी किसके लिए शो करना चाहिए? अरे बोलो, किसके लिए करना चाहिए? मैग्नेटिक डायपोल के लिए। तो हम अगर ये कंसीडर करते हैं कि μ0/4π 2m/r³, तो इक्वेशन क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इक्वेशन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक है, लेकिन हमने ये इक्वेशन किसके लिए निकाला है एक्चुअली? अरे हमने तो डेरिवेशन किया, किसके लिए किया है? बार मैग्नेट के लिए किया है कि सोलेनोइड के लिए किया है? लेकिन ये इक्वेशन किसका है एक्चुअली? तो सोलेनोइड के लिए निकाला और मिला किसका? बार मैग्नेट का। तो हम बोल सकते हैं सोलेनोइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। तो और हमारा हेडिंग क्या था? हो गया। तो जो इक्वेशन हमें मिल रहा है सोलेनोइड का, इट इज सेम एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल भी कहा जाता है, इसीलिए सोलेनोइड को भी हम मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब कौन सा पॉइंट है देखो सिलेबस में। है कुछ? कोई टेक्स्ट बुक में कोई एग्जांपल होगा तो बता दो इसके ऊपर, इसके नीचे एग्जाम्पल होगा तो कुछ बता दो मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक किसके पास है? तो माइक ओपन करो। सुनाई दे रहा है? टेक्स्ट बुक है? हाँ, तो उसके अभी हमने जो अभी टॉपिक लिया है, उस टॉपिक का जो है आप उसके नीचे कोई एग्जाम्पल है क्या नहीं है वो बता दो। एग्जाम्पल होगा तो मैं समझा के देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा।
कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सॉल्ड एग्जाम्पल, ब्लू कलर में कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। सिलेबस में है क्या हमारे? है, तो मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ हम बोल देते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। और गॉस लॉ फॉर, हाँ क्या है, क्या सिलेबस में? हाँ, सिलेबस में देखो है कि नहीं है। अपने पास सिलेबस रखते जाओगे? नहीं है। तो हमें क्या देखना है नेक्स्ट पॉइंट? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो देखिए, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, आपने गॉस लॉ कहीं पढ़ा है? और ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में फिर दूसरा करेंगे जो भी रहेगा। ठीक है, अभी हम लिख लिया। तो गॉस लॉ इससे पहले पढ़ा है कहीं? नाम सुना है? गॉस लॉ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। क्या था, कुछ पता है रे? गॉस लॉ क्या था? हाँ, क्यू अपन इप्सिलॉन जीरो था। I इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपन इप्सिलॉन जीरो। यस और नो? हाँ, अब देखो, अब मुझे एक सिंपल सी बात पूछनी है। क्या हम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज सेपरेट कर सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन वी सेपरेट द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज? यस और नो? वाह रे वाह। अरे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आप सेपरेट कर सकते हो कि नहीं? निगेटिव चार्ज मतलब कोई भी निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सेपरेट कर सकते हैं क्या? क्या सिंगल चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है कि दोनों एक साथ ही रहेंगे? जहां पॉजिटिव वहां निगेटिव आना ही चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, तो जैसे देखो, मैंने अगर एक एटम लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कौन सा चार्ज पार्टिकल है? निगेटिव। तो सिंगल ही एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, कि उसके साथ प्रोटॉन अटैच होना ही चाहिए, ऐसा कुछ है? यस और नो? हाँ, अगर मैंने एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा एक्स्ट्रा? पॉजिटिव। तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है? यस और नो? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि चार्जेस, हम मोनो चार्ज मतलब हम सिंगल चार्ज विल बी एग्जिस्ट, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। इसके कारण क्या होता है, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इसके अराउंड अगर मैंने कोई गॉस लूप निकाला, तो इसमें से जाने वाली फ्लक्स जो रहती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, आउटवर्ड जैसे होता है पॉजिटिव के लिए, तो नेट फ्लक्स बाहर जा सकती है। अगर हमने निगेटिव चार्ज लिया, अगर हमने गॉसियन सरफेस निकाला, तो आने वाला टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंटरिंग, मतलब जो निगेटिव चार्ज की वजह से पर्टिकुलर रीजन में निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? देखिए, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो अगर मैं किसी चार्ज को एनक्लोज करता हूं, तो नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स बाहर ही निकलेगी, अंदर आएगी कुछ? अंदर कहां से? पॉजिटिव के लिए बाहर निकलती है, अंदर कहां से आएगी फिर? हाँ, निगेटिव के लिए अंदर आती है, निगेटिव चार्ज की तरफ होती है। आपने वो पढ़ा होगा सब चीजें, अब पता नहीं क्या याद रखते हो। तो ये अंदर आती है, बोर्ड पे देखो अभी, ये फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होती है। तो सभी की सभी अंदर आएगी, कोई बाहर निकलेगी निगेटिव की वजह से? निगेटिव की प्रॉपर्टी यही है कि ऑलवेज लोकेट टुवर्ड्स द चार्ज होती है, इनवर्ड होती है। और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पूरी की पूरी आउटवर्ड होती है। अगर पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होती है, तो इनवर्ड कहां से होगी?
और निगेटिव की वजह से इनवर्ड होती है तो आउटवर्ड कहाँ से होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर मैं एक साथ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज लेता हूं सेम अमाउंट के और उसको एनक्लोज करता हूं, तो जितनी पॉजिटिव चार्ज बाहर छोड़ेगा उतना ही निगेटिव क्या करेगा, अंदर लेगा। बराबर है कि नहीं है? अरे यस और नो? तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 0। जब हम दोनों चार्ज लेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव, लेकिन अगर सिंगल चार्ज लेते तो 0 आने के चांसेस है क्या? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक तो पूरे बाहर, क्योंकि एक तो पूरे बाहर निकलेंगे या फिर पूरे अंदर रहेंगे। बराबर है? हाँ, इसी के आधार पे हमारा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, क्या मैग्नेटिज्म में हम नॉर्थ एंड साउथ पोल सेपरेट कर सकते हैं? अरे यार, कर सकते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम मैग्नेट में सेपरेट कर सकते हैं। ये साउथ पोल अलग निकलेगा, नॉर्थ पोल अलग निकलेगा। मैग्नेट पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज सेपरेट कर सकते हैं? अभी पढ़ा है। क्या मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, अगर सिंगल चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स रहेगी, फ्लक्स जीरो कभी नहीं होती है, जीरो। ठीक है, सिंगल चार्ज रहेगा। लेकिन अगर डायपोल होता है तो पॉजिटिव की वजह से जितना बाहर निकलेगी उतने नेगेटिव की वजह से अंदर आएगी, तो नेट कितनी हो जाएगी, 0। जब डायपोल रहेगा मतलब पॉजिटिव भी रहना चाहिए और निगेटिव भी रहना चाहिए। लेकिन अगर खाली निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है तो उसके कारण 0 नहीं होती है। अब सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि मैग्नेटिज्म में नॉर्थ एंड साउथ पोल हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, तो वहां पे कुछ फ्लक्स होने के चांसेस है। क्योंकि जितने नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर छोड़ेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ क्या करेगा, अंदर लेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए ना अपने, नॉर्थ से बाहर निकलते साउथ के अंदर जाती है। हाँ, तो जितने छोड़ेगा उतनी बाहर ले, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा। इसीलिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज 0। क्या होगा, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज 0। तो क्या लेंगे, फाई एम इज इक्वल टू बी डी एस इज इक्वल टू 0। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म हमेशा क्या होता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज 0। मतलब आंसर क्या रहेगा आपका, गॉस लॉ अप्लीकेबल नहीं है। किसको, किसको, मैग्नेट को। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। चलो रखता हूं अभी।